बात कर रहे हैं यहाँ पर जीव जगत का वर्गीकरण, जिसमें हम पर्टिकुलरली बात कर रहे थे कौन से जगत की बच्चों, प्रोटिस्टा जगत की। तो आज भी हम बात करेंगे कौन सा जगत, प्रोटिस्टा जगत, है ना। प्रोटिस्टा जगत पढ़ेंगे बाबू और उससे संबंधित आएगा आपके क्विज। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रोटिस्टा जगत, आप बोलेंगे सर वो तीनों एक साथ लेकर आ गए। यस, तीनों एक साथ लेकर आ गया हूं। अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, तीनों कौन से जगत में, प्रोटिस्टा जगत में। हाँ जी, एक साथ लेकर आ। मैंने कहा एक एक लाऊंगा, एक एक वापस से बताऊंगा, एक साथ ही ले आओ, है जी। तो बेटा जी ये आपके प्रोटिस्टा जगत की बात कर रहे हैं। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रोटिस्टा जगत में क्या क्या पढ़ा था, ध्यान से सुनिएगा। हमने बात करी थी कि भैया प्रोटिस्टा जगत के प्राणी जो होते, प्रोटिस्टा जगत के जो जीव जो होते हैं कैसे होते हैं, एकल कोशिकी। या ऐसे स्टार्ट किया था कि भाई प्रोटिस्टा जगत जो था वो किसने प्रतिपादित किया था, हैकल ने। सबसे पहला बिंदु ये था। दूसरा, प्रोटिस्टा जगत के जीव कैसे होते हैं सर, एकल कोशिकीय होते हैं और सुकेंद्रकीय यानी यूकैरियोटिक होते हैं, केंद्रक मिलता है। तीसरा, जल में मिलते हैं। कौन से, दोनों प्रकार के जल में मिलती हैं, लवणीय में भी और अलवणीय में भी। ज्यादातर किसमें, लवणीय में, ये हमने देखा था। फिर हमने बात करी थी प्रोटिस्टा जगत के वर्गीकरण, ऐसे ही पढ़ा था मैंने। लास्ट में आपको बताया था कि प्रोटिस्टा जगत जो होता है, हम जब उसका वर्गीकरण करते हैं तो किस आधार पर करते हैं बच्चों, पोषण के आधार पर। किसके आधार पर, पोषण के आधार पर। हमने बोला वो प्रोटिस्ट जो स्वपोषी होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट और यूग्लिनॉइड। ये तीन प्रकार के जो होते हैं ये क्या होते हैं बच्चों, आपके स्वपोषी प्रोटिस्ट, जो स्वपोषी अपना भोजन खुद बना रहे हैं। फिर हमने बोला परपोषी, लेकिन कैसे परपोषी, जो मृतोपजीवी है, जो अपना भोजन जो है किससे ले रहे हैं, मृत पदार्थों से ले रहे हैं, मृतोपजीवी। कौन है, अवपंक कवक। ठीक है सर, समझ में आ गया। फिर हमने बोला एक और है परपोषी प्रोटिस्ट जो कैसे हैं, परजीवी। कैसे हैं, परजीवी हैं, और वो है प्रोटोजोआ। अब आप पूछेंगे सर क्या होते हैं प्रोटोजोआ, क्या होते हैं अवपंक कवक, क्या होते हैं क्राइसोफाइट, क्या होते हैं डाइनोफ्लैजिलेट, क्या होते हैं यूग्लिनॉइड, पूछेंगे ना। तो बाबू यही तो पढ़ना है। प्रोटिस्टा जगत में 5 चीजें पढ़नी है और धमा खत्म हमारा, क्या, प्रोटिस्टा जगत, बस 5 चीजें तो पढ़नी है। ये और ये, आलो जी, खत्म हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हमें पढ़नी है 5 चीजें प्रोटिस्टा जगत में। कि क्राइसोफाइट, जो ये तो समझ में आ गया स्वपोषी प्रोटिस्ट है, लेकिन क्या है। डाइनोफ्लैजिलेट, ये तो समझ में आ गया स्वपोषी प्रोटिस्ट है, लेकिन क्या है। यूग्लिनॉइड, ये तो समझ में आ गया स्वपोषी प्रोटिस्ट है, लेकिन क्या है। अवपंक कवक, ये तो समझ में आ गया परपोषी प्रोटिस्ट है, कैसे है, मृतोपजीवी, लेकिन क्या है। ये तो समझ में आ गया कि प्रोटोजोआ जो है वो आपके परपोषी प्रोटिस्ट हैं, लेकिन परजीवी है, लेकिन क्या है। बार बार यही प्रश्न आ रहा है, क्या है, क्वेश्चन मार्क लग जाता है, क्या है। आइए एक एक करके पढ़ते हैं। 5 चीजें पढ़नी है, जैसे ही खत्म हो जाएंगे हमारा खत्म हो जाएगा प्रोटिस्टा जगत। ये मत सोचना कि आज की आज में ये 5 पढ़ लेंगे, अरे बाबू बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। बोलते ना क्या कदम भूल गया, कुछ लाइन होती थी, कदम बड़ा बड़ा बड़ा, जो भी होती थी, मतलब कदम फूक फूक के रखने हैं, ऐसा कुछ होता है ना। हाँ, मतलब कि एक एक कदम जो है वो फूक फूक कर रखना है, फूक फूक का पता नहीं, जो भी कहने वाली बात है कि एक एक स्टेप, एक एक चीज को, एक एक बिंदु को हमें तसल्ली से आराम से पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी। आपने से कई होते हैं जिनको जल्दबाजी बहुत होती है, जल्दी से ये बताओ, जल्दी से ये बताओ, जल्दी से ये बताओ। अरे सीधा पहली कक्षा से 10वीं कक्षा में पहुंच गए थे क्या, नहीं ना, एक स्टेप वाइज चीजें चली थी ना। सिलेक्शन उसी का ही होता है बाबू, याद रखना, जो स्टेप वाइज चीजों में यानी एक क्रम से पढ़ते, ऐसा नहीं कि धड़ाम से बस सर पढ़ा दो, एकदम से पढ़ा दो हो जाएगा सिलेक्शन, ना ना ना, एक एक चीजों को ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहला पढ़ेंगे क्या, क्राइसोफाइट, फिर डाइनोफ्लैजिलेट, फिर यूग्लिनॉइड। जब ये तीनों पढ़ लेंगे क्या हो गया हमारा स्वपोषी प्रोटिस्ट। फिर पढ़ेंगे अवपंक कवक, परपोषी प्रोटिस्ट। फिर पढ़ेंगे प्रोटोजोआ, फिर हमारा परपोषी प्रोटिस्ट कौन से, परजीवी वाले खत्म, है ना। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, क्राइसोफाइट की, यानी स्वपोषी प्रोटिस्ट में। स्वपोषी प्रोटिस्ट में सबसे पहले बात करेंगे किसकी, क्राइसोफाइट की। चलें, करें, भौकाल मचाएं, चलिए धमाधम पढ़ते हैं। आइए सबसे पहले पढ़ने वाले बेटा जी हम स्वपोषी प्रोटिस्ट के अंतर्गत
तीन प्रकार के जीव हैं। सबसे पहला क्राइसोफाइट, दूसरा पढ़ेंगे डाइनोफ्लैजिलेट, तीसरा पढ़ेंगे यूग्लिनॉइड। सबसे पहला आता हुआ कौन? क्राइसोफाइट। ध्यान से सुनिएगा, बिंदु दर बिंदु चीजें पढ़नी है, 4 से 5 बिंदु इसमें आपने याद रखने हैं क्राइसोफाइट में। आइए सबसे पहला बिंदु, प्रभु ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहला बिंदु ध्यान से सुनिएगा। देखिए इस समूह में क्राइसोफाइट क्या है? क्या क्राइसोफाइट कोई जीव है? ना, क्राइसोफाइट एक समूह का नाम है, समूह का नाम। अब जैसे देखिए डाउटनट जो है वो एक समूह का नाम है, एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, जिसके अंतर्गत कई सारे लोग काम करते हैं, कई सारे लोग, मैं अकेला नहीं हूं, कई सारे लोग काम करते हैं। उसी तरीके से क्राइसोफाइट एक समूह का नाम है जिसके अंतर्गत कई सारे जीवों को रखा जाता है। मुख्य रूप से 2 जीवों को रखा जाता है, कई सारे ना बोलकर क्या बोलूंगा कि इस समूह के अंतर्गत, इस समूह के अंतर्गत 2 प्रकार के जीवों को रखा जाता है। 2 प्रकार के जीवों को रखा जाता है। क्या बोला हमने? 2 प्रकार के जीवों को रखा जाता है। अब आप बोलेंगे कौन से 2 प्रकार के जीव? तो बेटा जी पहला जो है उसका नाम आपने याद रखना है, क्या? डाई एटम। फर्स्ट जो है उसका नाम है डाई एटम, और दूसरा जो है डाई एटम को अंग्रेजी में भी क्या बोलते हैं? डाई एटम। ठीक है, और जो दूसरा होता है उसको हिंदी में बोलते हैं सुनहरे शैवाल। क्या बोलते हैं? सुनहरे शैवाल। और इंग्लिश में बोलते हैं बेटा जी इसको हम डेस्मिड। क्या नाम देते हैं? डेस्मिड। ठीक है, तो सुनहरे शैवाल यानी डेस्मिड और डाइएटम यानी डाइएटम, ये 2 प्रकार के जीव होते हैं, इस समूह के अंतर्गत रखे जाते हैं, क्राइसोफाइट के अंतर्गत रखे जाते हैं। आई होप इतनी सी बात आपको सभी को समझ में आ गई हो। चलें आगे, आगे चलो। तो बेटा ये था हमारा क्या? पहला बिंदु। क्या? इस समूह के अंतर्गत 2 प्रकार के जीव आते हैं, एक होते हैं डाइएटम और एक होते हैं डेस्मिड। एक होते हैं डाइएटम और डेस्मिड को हिंदी में हमने क्या बोला? सुनहरे शैवाल। ठीक है सर, ये समझ में आ गया, पहला बिंदु था। ठीक है, अब सर डाइएटम क्या होते हैं, सुनहरे शैवाल क्या होते हैं? आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक सिंपल सी चीज आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। देखिए हर एक समूह का एक मेन नेता होता है, लीडर होता है। जैसे हमने बोला बीजेपी का लीडर कौन? आपके मोदी जी है ना। कांग्रेस का लीडर कौन? मेन लीडर कौन? नॉट राहुल गांधी, सोनिया गांधी है ना। ऐसे हर पार्टी का एक नेता है, मुख्य नेता है ना। उसी प्रकार ये जो पार्टी जो है क्राइसोफाइट, एक समूह, इसका नेता कौन? इसका नेता है कौन? डाइएटम। आप बोलेंगे कैसे? मैंने बोला जरा सोचिए, इस पृथ्वी पर क्राइसोफाइट 10 मिल रहे हैं। सुनो समझना कैसे। इस पृथ्वी पर मान लो 10 क्राइसोफाइट यानी सुनहरे शैवाल और डेस्मिड मिलाकर टोटल कितने? 10 मिल रहे हैं। एक एग्जांपल से बता रहा हूं। अब 10 में से 9 ये है, एक ये है। जरा सोचिए मीन कौन होगा? ये। तो इस पृथ्वी पर इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें, दोनों की तुलना करें, तो इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा संख्या जो मिल रही है वो इनकी मिल रही है बाबू। किसकी मिल रही है? इनकी। अब इनकी संख्या सबसे ज्यादा मिल रही है, तो मेन जीव इस समूह का कौन? तो याद रखना, इस समूह का जो मुख्य जीव है वो कौन है बेटा जी? याद रखना कौन है? याद रखना आपका डाई एटम है। बताओ, इतनी सी बात समझ में आ गई? मुख्य जीव कौन है? डाई एटम है। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। चलो, तो ये था पहला बिंदु। अब हमारे कोर्स में ना ध्यान से सुनना, नीट की दृष्टि से अगर हम देखें तो सिर्फ इतना सा बिंदु याद रखना, डाइएटम और सुनहरे शैवाल इस समूह में आते हैं। इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना सा कि ये शैवाल, सुनहरे शैवाल जिनको हम डेस्मिड बोलते हैं, वो इस समूह में आते हैं, बस। इससे ज्यादा और कुछ नहीं। इसमें मेन कौन पढ़ना है हमें? ये पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ये पढ़ना है, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे इसके बारे में, लेकिन उससे पहले दूसरा बिंदु ध्यान से सुनिएगा बेटा जी। यहाँ पर दूसरा बिंदु
क्राइसोफाइट में पहला बिंदु ये था, दूसरा बिंदु ध्यान से दूसरा बिंदु पढ़ने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा बिंदु ये है कि बेटा जी ये दोनों यानी डायटम और सुनहरे शैवाल यानी डेस्मिड, ये इसमें मिलते हैं, ये दोनों प्रकार के जल में मिलते हैं, दोनों प्रकार के जल में मिलते हैं, दोनों प्रकार के जल में मिलते हैं। इसमें मिल रहे हैं भैया ये दोनों, इसमें मिल रहे हैं दोनों प्रकार के जल में। अब आप जानते हैं जल दो प्रकार का, मैंने आपको बताया था, लवणीय और अलवणीय। अब बोलेंगे सर आपने तो बोला था ज्यादातर लवणीय में मिलते हैं। अरे बाबू मैंने ये तो नहीं मना किया था ना कि अलवणीय में नहीं मिलते हैं, बोला था ना दोनों प्रकार में मिल सकते हैं। तो भैया ये जो है, ये समूह के प्राणी जो है या ये समूह के जो जीव जो है वो दोनों प्रकार के जल में मिल रहे हैं, लवणीय में भी मिल रहे हैं और अलवणीय में भी मिल रहे हैं। मतलब इतनी सी बात है। हाँ ये बोल सकते हैं ज्यादातर किस में मिलेंगे, लवणीय में, ज्यादातर किस में मिलेंगे, लवणीय में, लेकिन ये मिलते हैं दोनों प्रकार के जल में। ठीक है सर, सिंपल सर। अब तीसरा बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है नीट की दृष्टि से, ध्यान से सुनिएगा। आप मुझे बताइएगा, आपने उत्पादक नाम सुना है? उत्पादक, उत्पादक, प्रोड्यूसर, उत्पादक, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोड्यूसर। कौन होते हैं उत्पादक? जो उत्पाद पैदा करेंगे। अब आप जरा सोचिए, क्या मेरे ऊपर फल फ्रूट लगे हैं? नहीं, लेकिन एक पेड़ पे लगे हैं, लगे। जरा सोचिए, पेड़ उत्पादक है हमारे लिए कि हम उत्पादक किसी और के लिए? पेड़ उत्पादक है कि नहीं है? उत्पाद बना रहा है या नहीं बना रहा? बिल्कुल बना रहा है। हमें सब्जियां मिल रही है, हमें फल फ्रूट मिल रहे हैं, हमें पत्तियां मिल रही हैं, बिल्कुल मिल रही हैं। अब बोलोगे पत्तियां थोड़ी ना खाते, क्यों? सरसों पालक नहीं खाते हो? पत्तियां नहीं होती। धनिया नहीं खाते हो, पुदीना नहीं खाते हो, पत्तियां ही तो है। तो बेटा जी बात जा रही है उत्पादक, उत्पादक, उत्पादक का, जो उत्पाद पैदा करेंगे। कौन सी प्रक्रिया से? सर प्रकाश संश्लेषण से जो उत्पाद पैदा करेंगे वो क्या कहलाएंगे? उत्पादक कहलाएंगे। जो स्वयंपोषी होंगे वो उत्पादक कहलाएंगे। मैंने कहा जय हो, इतनी सी बात समझ में आ गई? आपने बोला यस सर समझ में आ गई। अब आप मुझे बताएं, इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा उत्पादक कौन है? इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा उत्पाद कौन पैदा कर रहे हैं? इस पृथ्वी पर अधिकतम प्रकाश संश्लेषण कौन कर रहे हैं? सोचो, दिमाग का इस्तेमाल करो, सोचो। मेरी क्लासेस में हमेशा आपको एक चीज सीखने को मिलेगी, क्या? रटना नहीं। रटने पर ना मैंने आज तक विश्वास किया और ना ही मैं कहूंगा आपसे कि रट, ना ही फिजिक्स, ना ही केमिस्ट्री, ना ही बायोलॉजी। रटना बिल्कुल गलत। समझो, समझोगे परम सत्य का ज्ञान होगा। रे मैं बाबा नहीं हूं, लेकिन हाँ बातें कुछ ऐसी कर लेता हूं। जल्दी से मुझे बताओ मेरे प्रभु, फटाफट बताओ, इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा उत्पादक कौन है? क्या पेड़ पौधे हैं? आप बोलेंगे सर पेड़ पौधे, बाहर पेड़ मिल रहे, यही तो उत्पादक है, पेड़ पौधे है ना, है ना, यही बोलेंगे ना। बेटा इस पृथ्वी पर जल कितना मिल रहा है और स्थल कितना मिल रहा है जानते हैं? इस पृथ्वी पर, इस पृथ्वी पर ये जो मैंने किया है ये किस चीज को बता रहा है? सर ये डॉट 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 जो आप कर रहे हो ये बता रहा है किसको? जल मंडल। और जो नहीं किया है वो बता रहे हो आप स्थल मंडल को। 70% भाग जल मंडल है, केवल 30% भाग स्थल मंडल है। अब आप ना खुद सोचो, पेड़ पौधे उत्पादक है? यस मैं बिल्कुल बोलूंगा, हाँ जी उत्पादक है, लेकिन कहां पर? सर स्थल मंडल पे। स्थल मंडल कितना मिल रहा है इस पृथ्वी पर? 30%। कहां? अब आप मुझे बताओ, क्या जल में उत्पादक नहीं होते? क्या जल में जीव नहीं मिलते हैं? हाँ मिलते। तो जल में जो जीव मिलेंगे वहां पर उत्पादक कौन होते हैं? तो याद रखना बच्चे, भूल मत जाना, इस पृथ्वी पर अधिकतम उत्पादकता, मुख्य उत्पादक इस पृथ्वी पर, तीसरा बिंदु लिख रहा हूं, इस पृथ्वी पर मुख्य उत्पादक मेन प्रोड्यूसर, मुख्य उत्पादक
जो इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण करते हैं, सबसे ज्यादा खाना बनाते हैं, डाई एटम। याद रखना कौन होते हैं, डाई एटम। याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो कहने का बात जो थी, समझने वाली बात जो थी क्या, कि ये जो है ये किस में मिल रहे हैं भैया, क्राइसोफाइट दो प्रकार के जीवों से बने होते हैं, एक डायटम से और एक डेस्मेट, ठीक है सर। मेन कौन, डायटम, ठीक है। कहां पर मिल रहे हैं, दोनों प्रकार के जल में मिलते हैं, ठीक है सर। लवणीय में भी, अलवणीय में भी, ठीक है सर। अब ये जो है ये मुख्य उत्पादक, ये इस पृथ्वी पर मुख्य उत्पादक कहां पर मिल रहे हैं, जल मंडल में मिल रहे हैं। अब 70% भाग इस पृथ्वी पर क्या था, जलमंडल था, और उस जलमंडल में मुख्य उत्पादक कौन है भैया, डायटम है। तो मैं यही तो बोलूंगा, इस पृथ्वी पर मुख्य उत्पादक कौन, डाई एटम। सिंपल, कौन, डाई एटम। वेल डन, इतनी सी बात समझ में आ गई है। चले आगे, अब देखें कैसा होता है ये डायटम, कैसे दिखते हैं। क्योंकि हम क्या पढ़ने वाले, मैंने आपको बताया, मेन क्या पढ़ने वाले, हम डायटम पढ़ने वाले। ये नहीं, बस ये नाम याद रखना, सुनहरे शैवाल, डेस्मेट इस समूह के अंतर्गत आते हैं क्राइसोफाइट में। मेन हम क्या पढ़ने वाले, डायटम की बात करने वाले हैं, कैसे दिखते हैं। अब यहां पर डाई एटम वर्ड आ रहा है, डाई का मतलब तो सर दो होता है, और एटम का मतलब क्या, एटम बम्ब, नहीं नहीं नहीं, और ही है। आइए समझते हैं क्या है डाई और क्या है एटम। आइए पहले तो देखिए जरा इसे, देखिए क्या लग रहा है आपको। सर ये तो ऐसा लग रहा है जैसे ना आप ना जिम में गए हो, और जिम में ना ये डंबल होता है, डंबल उठाने वाला, ऐसा लग रहा है ये तो ओहो प्रभु, ये डायटम। आप बोलेंगे सर ऐसा डायटम होता है, यस ये डायटम। अब जरा सोचिए, डाई का मतलब क्या होता है, सर दो, एक ये और एक ये, सर दो तो समझ में आ गया। एटम का मतलब क्या होएगा यहां पर, एटम का मतलब है आवरण। आप बोलेंगे आवरण तो किसी भी नजर से नहीं लग रहा है ये। आइए ध्यान से देखिएगा, समझते हैं बेटा इस क्राइसोफाइट के अंदर डायटम ये है, वास्तव में डायटम ऐसा। ये तो सिर्फ एक एनिमेशन था, ये सिर्फ एक एनिमेशन था, शायद अच्छा लग रहा होगा, मैं भी अच्छा लग रहा हूं है। चलिए जी, ये तो सिर्फ एक एनिमेशन था, वास्तव में डायटम कुछ पढ़े, डायटम क्या है। आइए ध्यान से देखिए बेटा, डाई एटम की बात करने वाले हम यहां पर, इसकी बात करने वाले हैं डाई एटम, ठीक है। पर्टिकुलरली किसकी बात कर रहे हैं, डायटम, ठीक है। अब डाई एटम जो होते हैं, इनकी कोशिका भित्ति, बाबू ये कौन सा बिंदु हो गया, कितने बिंदु हो गए, पहले एक बार मैं देख लूं। ये दोनों प्रकार के जल में मिलते हैं, 3 बिंदु हो गए थे, है ना। चौथा बिंदु है ये, चौथा बिंदु जिसमें हम पर्टिकुलरली किसकी बात कर रहे हैं, डायटम। देखिए पढ़ क्या रहे थे, क्राइसोफाइट, जिसमें से ये चौथा बिंदु था। पहला क्या था, याद करिए कि क्राइसोफाइट समूह के अंतर्गत दो प्रकार के जीवात हैं, डायटम, डेस्मेट। सर ये पहला बिंदु समझ लीजिए। दूसरा कि सर ये जो है ये दोनों प्रकार के जल में मिलते हैं, ये दूसरा बिंदु। तीसरा, ये मेन प्रोड्यूसर है, मुख्य उत्पादक है, पर्टिकुलरली कौन, ये समझ में आ गया। अब चौथा बिंदु, पर्टिकुलरली किसके बारे में बात कर रहे हैं, डायटम के बारे में। देखिए बेटा, सबसे पहली चीज ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहली चीज जो आपने याद रखनी है डाई एटम के बारे में। अब देखिए डाई एटम चौथा बिंदु है ना, चौथे बिंदु के सब बिंदु है, उप बिंदु, चौथे बिंदु का पहला, समझ में आ रहा है ना। 4 बिंदु है, चौथे बिंदु का डिवीजन है, चौथे बिंदु का उप बिंदु है, ठीक है। डायटम के बारे में पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनना। ये पादप प्लावक, ये पादप प्लावक होते हैं। अब आप बोलेंगे सर पादप प्लावक अंग्रेजी में बोलते हैं फाइटो प्लैंकटन, क्या बोलते हैं, फाइटो प्लैंकटन, हिंदी में बोलते हैं बेटा जी पादप प्लावक। आप मेरे से पूछेंगे सर क्या होता है पादप प्लावक, ध्यान से सुनना। सर इसमें तो शब्द पादप आ रहा है और फिर प्लावक आ रहा है। पहले तो सोच समझ कर मुझे बताया, प्लावी का मतलब क्या होता है, तैरना। याद रखना, प्लावन, प्लावी, प्लावक का मतलब क्या होता है, तैरना, इसके ऊपर, पानी के ऊपर तैरना, ठीक है।
अब देखिए, मान लेते हैं ये समुद्र है, ठीक है। इस समुद्र के ऊपर ये आपके डायटम जो है ये ऊपर तैर रहे, क्या है, ये तैर रहे, ठीक है। ये शब्द तो समझ में आ गया, प्लावक का मतलब तो समझ में आ गया, क्या, तैर रहे। ये पादप शब्द क्यों यूज में लिया? अरे बाबू जरा जल्दी से मुझे बताओ, पादप प्रकाश संश्लेषण करते हैं, असर करते हैं। पानी में पादपों के जैसा कार्य कौन कर रहे हैं? पानी में पादपों के जैसा कार्य कौन कर रहे हैं? सर ये कर रहे हैं। मैंने कहा अगर ये कर रहे हैं तो मैं नहीं बोलूंगा, ऐसे जीव जो पादपों के समान प्रकाश संश्लेषण करते हैं और पानी की सतह पर तैरते हैं, उन्हें मैं बोलूंगा क्या, पादप प्लावक। क्या बोलूंगा उन्हें? पादप प्लावक। खत्म। बताओ, फिट हो गया? दिमाग में नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया होगा। क्या आज के बाद जिंदगी भर नहीं भूलोगे कि भैया पादप प्लावक क्या होते हैं? ऐसे जीव जो पादपों के समान प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ऐसे जीव जो पादपों के समान प्रकाश संश्लेषण करते हैं और पानी की सतह पर उड़ते नहीं, तैरते, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पादप प्लावक। तो याद रखना, डायटम, पादप प्लावक। खलास, इतनी सी बात। बताएं, समझ में आ गई? चलें आगे, कंफ्यूजन तो नहीं था। अब आगे बढ़ने से पहले इस डायग्राम को मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ये डायटम के बारे में पहला बिंदु, अब डायटम के बारे में दूसरा बिंदु। ध्यान से सुनना, ये डायटम का पहला बिंदु था एक, ये डायटम के बारे में पहला बिंदु था। अब डायटम के बारे में दूसरा बिंदु, ध्यान से सुन। अब ये दूसरा बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, डायटम जो होते हैं, डाई एटम जो होते हैं, ध्यान से सुनना बेटा, इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, इनकी कोशिका भित्ति जो होती है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान मत भटकाने दिएगा, अपने ध्यान को भटकने मत दीजिए, कंसंट्रेट करिए यहां पर। डाई एटम की जो कोशिका भित्ति होती है वो बहुत 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 ज्यादा क्या होती है, कठोर होती है। इतनी ज्यादा कठोर होती है, इतनी ज्यादा कठोर होती है जिस पर आग का, जिस पर अम्लों का, ध्यान से सुनना, जिस पर आग का, याद रखना, जिस पर अम्ल का, जिस पर उच्च तापमान का, उच्च ताप का असर ही नहीं होता, असर नहीं होता। आग लगा दूं कोई दिक्कत नहीं होगी। सोचिए, पत्थर को अगर मैं आग लगा दूं, पत्थर को कुछ फर्क पड़ता है? हाँ सर, बस काला हो जाता है, बाहर से काला हो गया ना, है ना, ये टूट गया क्या? ताप बढ़ा दिया, गर्म हो गया, पिघल गया क्या? नहीं, है ना, अम्ल डाल दिया, चूरा चूरा हो गया क्या? कुछ हो जाते, कुछ इतने कठोर होते नहीं हो पाते। उसी तरीके से ये कोशिका भित्ति जो होती है ना, किसकी बेटा जी, डाई एटम की, इतनी जबरदस्त कठोर होती है कि आग का, अम्ल का, उच्च तापमान का असर नहीं होता। अब आप बोलेंगे ऐसा कैसे? सर ऐसा कैसे, कैसे हो गई इतनी कठोर? तो ये कठोर हो जाती है क्योंकि ये जल में से, ध्यान से सुनना, ये जल में से SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ध्यान से सुनना, ये कौन है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इतनी तो रसायन शास्त्र आता पढ़ा होता है ना, SI कौन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन डाइऑक्साइड जिसे हम सिलिका बोलते हैं। कई बच्चे पूछते हैं सर सिलिका क्या होता है? तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सिलिका। याद रखना, सिलिकॉन डाइऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, सिलिका। ये पानी में थी, क्या थी, पानी में सिलिका थी। उस जल में से सिलिका को ये डायटम की कोशिका भित्ति क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। अवशोषित का मतलब एब्जॉर्ब कर लेती है। जरा सोचिए, मैं डायटम, मैं पानी में सिलिकॉन डाइऑक्साइड मैंने खींच ली, आ जाओ मेरे अंदर, आ गई मेरे अंदर, आ गई। कहां पर आ गई? डायटम की कोशिका भित्ति जो थी उसने पानी में से, जल में से सिलिका को अवशोषित कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। अब कोशिका भित्ति में क्या भर गया, भरता जा रहा, क्या, सिलिका।
इतना ज्यादा बढ़ जाता है सिलिका कि इतनी कठोर हो जाती है कौन बेटा जी, कोशिका भित्ति, कि उस पर आग, अम्ल, उच्च तापमान का असर नहीं हो पाता है। ठीक है, ये जो कोशिका भित्ति डायटम की ये कोशिका भित्ति जो सिलिका अवशोषित करने के बाद कठोर हो जाती है, इस कोशिका भित्ति का नाम याद रख सकते हो तो रख लेना, नहीं याद रख सकते तो याद रख सकते हो तो रख लेना, नहीं याद रख सकते तो पोकेमॉन देखो रे, हमारे बस का नहीं है फिर नीट तैयार करना, याद करना पड़ेगा सब कुछ। फ्रिस्ट्यूल, क्या नाम है? फ्रिस्ट्यूल, ठीक है। तो फ्रिस्ट्यूल क्या था बेटा जी? कोशिका भित्ति का नाम है, वो कोशिका भित्ति जो किसकी होती है? डायटम की, जो सिलिका को अवशोषित कर लेती है। सिलिका कहां से? जल में से, समुद्र में जो जल है वहां से अवशोषित कर लेती है, जिसकी वजह से कोशिका भित्ति कैसी हो जाती है? हार्ड हो जाती है, कठोर हो जाती है। आग, उच्च तापमान, अग्नि, इन सभी का असर नहीं हो पाता। ऐसी कोशिका भित्ति को हम क्या बोल रहे हैं? फ्रिस्ट्यूल बोल रहे हैं। अब सुनिए, ध्यान से सुनिए, आप में से कितने बच्चे रोज बाथरूम जाते हैं? अब बोलेंगे सर क्या पढ़ाते पढ़ाते क्या आप भी ना मजाक करते? अरे सर रोज बाथरूम जाते हो ना। अब आप मुझे बताओ, बाथरूम में आप जाते हो, है ना? इसलिए जाते हो ये नहीं पूछ रहा, बस जाते हो, है ना? इसलिए जाते हो भाई, ऑब्वियस सी बात है, हमारे शरीर में उपापचय अभिक्रियाएं होती है, तो संपन्न होता है, हाँ, उत्सर्जन करने जाते हैं, या हमारे शरीर में जो मल बनता है उसको हम एक्सक्रीट करने जाते हैं, शरीर से निकालने जाते हैं। ठीक है, करने के बाद, ये क्रिया विधि करने के बाद आप हाथ धोते हो? सर बिल्कुल धोते। किससे? बोलेंगे सर कैसी बात कर रहे हो? साबुन से। साबुन कहाँ रखा होता है? सर साबुन दानी में रखा होता। कुल मिलाकर मेरा जो बिंदु था ना समझाने का, वो था साबुनदानी। साबुनदानी देखिए आपके घर में है? यस सर, साबुनदानी है। कैसी होती है साबुनदानी, जरा जल्दी से मुझे बताएं। देखिए मैं हमेशा ना घुमा फिरा कर बिंदु पर आता हूं, ठीक है, और बड़ा अच्छा लगता है मेरे को, शायद आपको भी लगता होगा। साबुनदानी, साबुनदानी देखिए कैसी होती है। सर दो ढक्कन होते हैं इस तरीके से, एक ढक्कन खुलता है, उसके अंदर साबुन रखते हैं, फिर ढक्कन बंद कर देते हैं। यानी एक ढक्कन जो बंद कर रहा है, एक ढक्कन जो ग्रहण कर रहा है, एक ढक्कन जिसके अंदर साबुन रखा, रखने के बाद ऊपर से ढक दिया। यानी कुल मिलाकर दो ही तो आवरण है। इस तरीके से दो ही तो आवरण है। यस सर, दो है। इसके अंदर हम साबुन रख देते हैं, मैंने कहा वेल डन, और फिर ये ढक्कन बंद कर देते हैं। यानी एक ढक्कन जिसमें साबुन रखा और से दूसरे ढक्कन से ढक दिया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। दो है ना ढक्कन, दो है ना। तो बाबूजी ध्यान से सुनिएगा, ये जो कोशिका भित्ति थी ना, ये कोशिका भित्ति, इसका नाम था फ्रिस्ट्यूल। ये भी दो आवरण से बनी हुई है। ये भी दो आवरण से बनी होती है। ध्यान से सुनना, ऊपर वाला जो आवरण होता है इसको बोलते हैं एपीथीका। एपीथीका, ठीक है। और जो नीचे वाला होता है उसको बोलते हैं हाइपोथीका। एक है एपीथीका और एक है हाइपोथीका। एपीथीका जो है वो है ये, एपीथीका जो है वो ये है, और हाइपोथीका ये है। हाइपोथीका ये, ऊपर वाली एपीथीका, नीचे वाली हाइपोथीका। ऊपर वाली एपीथीका, नीचे वाली हाइपोथीका। अब बोलोगे सर ये तो साबुनदानी है, तो कृपया करके नोट डाउन कर लीजिएगा, स्टार मैंने बना दिया है। क्या? डायटम साबुनदानी के समान। डायटम, डाई एटम साबुनदानी के समान होते हैं। अब बात आ रही है डाई एटम का मतलब क्या था। डाई का मतलब था दो। डाई का मतलब क्या था? दो। क्या है दो? सर दो है आवरण। दो है क्या? आवरण। और आवरण को हमने बोला है एटम। एटम, एक एटम ऊपर, एक एटम नीचे, एक आवरण ऊपर, एक आवरण नीचे, दो आवरण हैं जो साबुनदानी के समान है।
इस वजह से नाम पड़ा है क्या, डाई। और ये जो दो आवरण है ये एक्चुअली है क्या, ये एक्चुअली है क्या सर, ये है कोशिका भित्ति के दो भाग। यानी ये जो कोशिका भित्ति जो कठोर थी सिलिका के कारण, जिस पर आग अम्ल उच्च तापमान का असर नहीं हो रहा था, जो बहुत कठोर थी, जिसका नाम फ्रिस्यूल था, ये दो भागों में बट जाती है। ऊपर वाला भाग एपिथीका, नीचे वाला भाग हाइपोथीका। दो आवरण के कारण एक साबुनदानी जैसी संरचना बनती है जिसका नाम है क्या, डाई एटम। अल्लाह, बताओ घुसेगा नहीं घुसेगा? अरे बिल्कुल घुसेगा दिमाग में, क्यों नहीं घुसेगा? अगर अब भी नहीं घुस रहा, एक बार और दोहराना, बिल्कुल घुसेगा। अगर फिर भी ना घुसे तो बेटा फिर आप कंसंट्रेशन से नहीं पढ़, ठीक है? अपन अपनी तरफ से देखो 100% दे रहे हैं, आप कितनी तरफ से अपना 100% दे रहे हैं ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है? अब जरा इस डायग्राम को देखो इसको, दिख रहा है? तो यहां पर इस डायग्राम को दिखाने का मकसद क्या था, ये वाला भाग आपको दिख रहा है, ये वाला, यस सर, ये वाला भाग भी दिख रहा होगा, यस सर, दिख रहा है? तो प्रभु अगर दिख रहा है तो देखकर बस इतना सा बता दो, ये ऊपर वाली और ये नीचे वाली। हमारा तो पेन ही नहीं चला रे, देखें इससे चलेगा? नहीं चल रहा। इससे चलेगा? नहीं चल रहा। कोई बात नहीं, इससे चलाते हैं। हाँ जी, ये ऊपर वाली ऐसे नहीं चलेगा रे, हम जबरदस्ती चलाएंगे। ये ऊपर वाली एपिथीका और ये नीचे वाली हाइपोथीका। नीचे वाली कौन है? हाइपोथीका। ये है दो आपके क्या, आवरण, इसलिए नाम पड़ा क्या, डाई एटम। आई होप आपको सारी चीज समझ में आ गई होगी। चले, अभी खत्म नहीं हुआ डायटम, अभी तो बहुत सारी चीजें। आइए आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ये डायटम का दूसरा बिंदु था जो बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बोला था। चलें आगे, आइए बेटा जी, तीसरा बिंदु, डायटम का तीसरा बिंदु, ध्यान से सुनना। देखिए मैंने आपसे बोला कि भैया जो डायटम है, डायटम है, मैंने यही बोला ना कि सर जो डायटम है वो बड़े ही उनकी कोशिका भित्ति बड़ी ही कठोर ना। कोशिका भित्ति कैसी थी? कठोर। ठीक है सर, ये समझ में आ गया हमें कि कोशिका भित्ति बहुत कठोर है जिस पर इसका असर नहीं हो रहा, आग का उच्च तापमान का अम्ल का असर नहीं हो रहा। ठीक है सर, यहां तक बात समझ में आ गई। अब आगे, अब ध्यान से सुनिएगा, समझना क्या कि मान लो ये समुद्र है, मान लो ये समुद्र है, ठीक है, और इस समुद्र में ऊपर तैर रहे हैं कौन? डायटम, भरे पड़े हैं कौन? डायटम। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब आप मुझे बताएं, हर जीव का जीवन काल होता है नहीं होता? यस सर, जीवन काल होता है। जैसे हमारा औसतन जीवन काल है 60 साल तक हम जिंदा रहते हैं। अब तो वैसे भी थोड़ा कम होता जा रहा है, लेकिन कहने वाली बात जो है, हर जीव का एक निश्चित जीवन काल है। यार जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक का जो काल है क्या कहलाता है? जीवन काल होता है ना, होता है। जैसे कौवे का कितना है? 20 से 22 साल। वहीं अगर मैं तोते की बात करूं तो 140 साल। आप बोलेंगे है? हाँ जी हाँ है, नहीं हाँ है, दोनों ही पक्षी, लेकिन एक का जीवन काल 140 साल और एक का केवल 20-22 साल। तो हर जीव का अलग अलग जीवन काल है। तो बेटा अब बात आ रही है, ध्यान से सुनना, यहां पर जो डायटम जो ऊपर तैर रहे थे ना, पादप प्लावक थे, बेटा ये भी तो कभी ना कभी मरेंगे। और ये जब मरेंगे, ये मिल कहां रहे थे सर? ये कोशिका भित्ति जो थी, फ्रिस्यूल जिसको हमने बोला था, जिसके ऊपर एपिथीका, अंदर हाइपोथीका, अंदर है ना जीव। तो जीव एक तरीके से ऐसे बोल दे, जैसे मोती नहीं होता, मोती में 2 आवरण तो अंदर जीव होता है, ऐसा ही मान लीजिए कोशिका भित्ति के अंदर ही तो जीव द्रव्य है। भाई इतना तो कॉमन सेंस अब लग चुका है, कोशिका चैप्टर पढ़ चुके हैं। जैसे पादप कोशिका होती है, उसमें कोशिका भित्ति एक निर्जीव भाग होता है, इतना तो जान गए। अंदर सजीव भाग होता है नहीं होता? ये सर अंदर होता है। जीव द्रव्य क्या होता है? कोशिका भित्ति जीव द्रव्य के अंतर्गत आती है? नहीं। तो ये क्या थी? कोशिका भित्ति। ये कौन है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति निर्जीव भाग होता है, सजीव भाग नहीं होता। अब तो जान गए होंगे अंदर क्या है? अंदर क्या है? जीव भाग है, जीव द्रव्य। अब जरा सोचिए, एक जीव अगर मर रहा है तो उसका जीव द्रव्य मर रहा है, यानी अंदर वाला भाग मर रहा है। कोशिका भित्ति थोड़ी ना मरेगी, कोशिका भित्ति तो वैसे ही निर्जीव भाग होता है।
अब आप मुझे बताएं, ये डायटम मर जाएंगे, यानी डायटम एकल कोशिकीय जीव है। अरे भैया प्रोटिस्टा जगत पढ़ रहे हैं, एकल कोशिकीय जीव है, एकल कोशिकीय जीव डायटम है, तो जरा सोचिए उस डायटम के अंदर जो जीव द्रव्य था, एकल कोशिका का जीव द्रव्य खत्म हो गया, क्या रह गई? रह गई, कठोर थी, हार्ड थी, टफ थी, स्ट्रॉन्ग थी ना। अब धीरे धीरे वो कोशिका भित्ति, सिर्फ कोशिका भित्ति नीचे आती जाएगी, ऐसे नीचे गिरते जाएंगे, और गिरते 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 नीचे 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 आते 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 ये तो सर इकट्ठे होते जाएंगे नीचे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, ये तो नीचे इकट्ठे होते जाएंगे। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल, नीचे एकत्रित होते जा रहे, 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 होते जा रहे। अब ये कौन है? सर ये है मृत डायटम। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल है, मृत है डायटम। अब ये मृत डायटम का ये जो नीचे जो एकत्रीकरण हुआ है, उससे जो ये संरचना नीचे बिल्कुल समुद्र के नीचे जो बन रही है, ये संरचना ध्यान से सुनना, ये जब नीचे आ गए थे मर मर के नीचे आकर एकत्रित हो रही है उनकी कोशिका भित्ति, ये नीचे आकर एकत्रित हो रहे हैं, तो ये जो संरचना बनती है, इस संरचना को जो मृत डायटम से बनी हुई है, इस संरचना को बोला जाता है, याद रखना, डाई एटमी मृदा या डाई एटोमाइट। या तो इसको डाई एटमी मृदा बोलते हैं या इसको हम क्या बोलते हैं, डाई एटोमाइट बोलते हैं। याद रखना है बच्चों, ये भूलना नहीं है। आप क्या बोलते हैं? डाई एटमी मृदा या डाई एटोमाइट बोलते हैं, भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर क्यों इंपॉर्टेंट है? चलो ये तो ठीक है, समझ में आ गया कि नीचे नीचे गिरते जा रहे हैं। अब ये जो मृदा है ना, ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कैसे? ध्यान से सुनना। आप में से कितने बच्चों ने ईंट की भट्टियां देखी हैं? ईंट की भट्टियां, ईंट की भट्टियां देखिए, जहां पर ईंट बनती है, वो ईंट की जो भट्टियां होती है, जहां अंदर ईंट डाली जाती है, उसको गर्म किया जाता है। वो जो ईंट की भट्टियां होती है, अरे भट्टी नाम तो सुना होगा ना, ईंट की जो भट्टियां होती हैं बड़ी गर्म होती हैं, बहुत गर्म होती हैं। अब जरा सोचिए, ईंट की भट्टियों की दीवार जो होती है, इससे बनाई जाती है। इनसे। क्यों? क्योंकि ये मृत डायटम क्या था? कोशिका भित्ति थी, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इनकी कोशिका भित्ति पे आग का, अम्ल का, उच्च तापमान का असर नहीं होता। तो ईंट की भट्टियों की जो दीवार होती है, वो किससे बनाई जाती है बेटा जी? याद रखना, भूल मत जाइएगा। वो दीवार बनाई जाती है ईंट की भट्टियों की किससे? इस डाई एटमी मृदा से, यहां से निकाली जाती है और फिर पोत दी जाती है, बनाई जाती है कुल मिला। ठीक है, चलो। और सर पेंट बनाए जाते हैं, सर पॉलिश बनाई जाती है। याद रखना, पेंट बनाए जाते हैं, पॉलिश बनाई जाती है। और सर टूथपेस्ट, टूथपेस्ट, टूथपेस्ट जो होता है उसमें भी उपयोग में आती है कौन? डाई एटमी मृदा। तो जरा सोचिए, इतने सारी चीजों के लिए उपयोग में आती है कौन? डाई एटमी मृदा। आप बोलेंगे सर टूथपेस्ट में क्या? बेटा ये जो डाई एटमी मृदा जो होती है ना, ये जो कोशिका भित्ति थी, ये सफेद रंग की होती है, सफेद रंग की। ठीक है, और वो जो टूथपेस्ट जो सफेद किया जाता है, वो किसकी वजह से होता है? इनकी वजह से, जो क्लीनिंग करता है हमारे दांतों की, सफेदपन लाया जाता है। आई होप कुछ चीजें जानकारी आपको मिली होंगी। तो मेरे ख्याल से ये आपको डायटम का तीसरा बिंदु भी समझ में आ गया। चलें आगे, कंफ्यूजन तो नहीं था, पक्का। आगे चलें, नेक्स्ट चौथा बिंदु। आइए, बहुत सिंपल सा लास्ट बिंदु है, ध्यान से सुनिएगा। क्या? ये प्रदूषित जल में, प्रदूषित जल में वृद्धि नहीं करते, वृद्धि नहीं करते। यानी अगर प्रदूषित जल होगा तो उसमें ये वृद्धि नहीं करेंगे। कौन? डायटम। अब आप मुझे बताएं, अगर ये प्रदूषित जल में वृद्धि नहीं करते और मुझे पता लगाना है कि जल प्रदूषित है या नहीं है, मैंने इनको डाला और अगर इन्होंने वृद्धि कर ली, मींस जल प्रदूषित नहीं है।
और अगर इन्होंने वृद्धि नहीं करी, इट मीन्स जल क्या है, प्रदूषित है। इट मीन्स क्या मैं डाई एटम को एक प्रदूषक सूचक के रूप में उपयोग में ले सकता हूं? हाँ, ये लो मैंने जेब में डाला डाई एटम, मैं गया पानी में देखने के लिए प्रदूषित है या नहीं है, निकाला डाई एटम, डाला, देखा वृद्धि कर गया, आह वृद्धि कर रहा है, ओहो, प्रदूषित नहीं है जल। क्यों? क्योंकि ये कभी भी नहीं उगते हैं किसमें, प्रदूषित जल। तो जल में अगर ये उग रहे हैं, जल में अगर ये बढ़ रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं, इट मींस जल में प्रदूषण नहीं है। और अगर ये जल में नहीं बढ़ रहे, इट मींस जल प्रदूषित है। तो हम इनको एक प्रदूषक सूचक की तरह उपयोग में ले सकते, नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते। ठीक है, तो बेटा जी ये थे 4 बिंदु किससे संबंधित, आपके डाई एटम से संबंधित। आई होप समझ में आ गए होंगे। अब आगे चलते हैं, ध्यान से सुनना। लास्ट बिंदु और वो है एग्जाम्पल। लास्ट बिंदु और वो है क्या, एग्जाम्पल किसके, डाई एटम। डाई एटम के एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल याद रख लेना। ट्राई सेरेटम, नेवी क्यूला। कौन कौन बेटा जी, ट्राई सेरेटम, नेविक्यूला और सिम्बेला। सिम्बेला, रात की बेला नहीं, सिम्बेला। ठीक है, तो बेटा जी ट्राइसेरेटम, नेविक्यूला और सिम्बेला, ये 3 उदाहरण हैं, एग्जाम्पल है किसके, डाई एटम के। और इसी के साथ हमने पूरा खत्म कर दिया क्राइसोफाइट, खत्म। अब आप मुझे बताएं, क्राइसोफाइट में जितने भी बिंदु आए हैं A to Z क्लियर हो गया नहीं है? A to Z क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यहां से अगर प्रश्न उठा आप बिल्कुल कर सकते, रहेगा याद। चलें आगे। अब बेटा ये हमारा खत्म हो गया है क्या, क्राइसोफाइट। पहला हमने प्रोटिस्टा जगत के अंदर 5 ही तो जीव पढ़ने हैं, क्राइसोफाइट। अब दूसरा क्या पढ़ने वाले हैं, डायनोफ्लैजिलेट। आइए आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ बेटा जी, हमारे डायनोफ्लैजिलेट की तरफ। ये है डायनो। ओए होए 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 होए, सर ये क्या है सर, ये डायनोफ्लैजिलेट है। आप बोलेंगे सर ये तो पानी में आग लग रही है। आग नहीं सर, पानी में ना आपने लाइट डाल दी है। लाइट नहीं डाली है, और ही है ये, कुछ और ही है। ये जगमगाता हुआ दिखाई दे रहा है आपको पानी। यस सर, पानी जगमगा रहा है। पानी के किनारे जो हैं, तरंगे जो हैं लास्ट में जगमगा रही हैं। ये जगमगाहट जो है ना, ये किसके कारण है, डायनोफ्लैजिलेट के कारण है। कैसा लग रहा हूं मैं, बढ़िया लग रहा हूं। तो बेटा जी यहाँ पर किनारे पर, पानी के समुद्र के किनारे पर यहाँ पर क्या मिल रहे हैं, डायनोफ्लैजिलेट मिल रहे हैं। ठीक है, पढ़े डायनोफ्लैजिलेट के बारे में। आइए बेटा बात करते हैं किसके बारे में, डायनोफ्लैजिलेट। अभी इसके बारे में बताऊंगा ये क्या है। आइए, सबसे पहला बिंदु डायनोफ्लैजिलेट में धड़ाधड़ 4 बिंदु और 2 नोट पॉइंट। 4 बिंदु और 2 नोट डालकर पॉइंट याद रखने बस डायनोफ्लैजिलेट में। सबसे पहला ये हरे पीले, ध्यान से सुनना क्या बोला बेटा मैंने, ये हरे पीले भूरे नीले, हरे पीले भूरे नीले रंग के हो सकते हैं। लाल तो भूल ही गया, हरे भूरे अरे बाबू लाल 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 रंग के हो सकते हैं। आप बोलेंगे सर ये तो रंग बिरंगी है, इंद्रधनुष है ये तो। नहीं रे, देखिए आप मुझे बताएं मैं कैसे रंग का हूं। आप सीधा बोलेंगे सर आप हो गोरे। मैंने कहा नहीं, मैं हूं सांवला। हाँ जी, लाइटों की वजह से गोरा लग सकता हूं, लेकिन मैं सांवला हूं। अमेरिकन गोरे, वेस्ट इंडीज के लोग काले, यानी हमारा रंग अलग अलग है। यस, वर्णक अलग अलग है क्या, नहीं। हमारे अंदर वर्णक होता है जिसका नाम होता है मेलानिन। याद रखना, त्वचा में वर्णक होता है जिसका नाम होता है मेलानिन। ठीक है, अब मेलानिन अगर भर भर के डाल देना, मेलानिन काला होता है। कैसा होता है मेलानिन, काला होता है। अब जरा सोचिए, मेरी त्वचा की कोशिका में भर भर के अगर मैं मेलानिन डाल दूं तो मेरी त्वचा का रंग कैसा होगा। आप तो बोलेंगे सर काला होगा।
अगर मेलानिन ना हो, बहुत कम हो, कैसा होगा? गोरा। और मेलानिन सामान्य हो, ना ही ज्यादा ना ही कम, तो कैसा होगा? सर गेहुआ। रंग दे तू मोहे गेहुआ, है ना? तो कहने वाली बात जो थी, समझने वाली बात थी, हाँ वो गेरू वहां होता है, पता नहीं जो भी है, कहने वाली बात थी, समझने वाली बात थी क्या? वर्णक के कारण रंग होता है ना, होता है ना। अब जरा सुन, आप में से कितने बच्चों ने नाम सुना है क्या? कैमलियन, गिरगिट, नाम सुना? गिरगिट देख रंग बदलता है। अब कैसे रंग बदल लेता है? कैसे रंग बदल लेता है? क्योंकि उसके अंदर अलग अलग प्रकार के वर्णक होते, पिगमेंट्स। तो कहीं ना कहीं ये जो डायनोफ्लैजिलेट्स, जो ये रंग नहीं बदल रहे, ना 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 ना, रंग नहीं बदल रहे, ये अलग अलग प्रकार के मिलते हैं। ऐसा मत सोचना कि ये रंग बदलते, नहीं, ये अलग अलग प्रकार के, कोई डायनोफ्लैजिलेट हरे रंग का है, कोई डायनोफ्लैजिलेट पीले रंग का है, कोई डायनोफ्लैजिलेट भूरे रंग का है, कोई डायनोफ्लैजिलेट नीले रंग का है, कोई डायनोफ्लैजिलेट लाल रंग का है। जैसे कोई पादप का पुष्प कैसा है? लाल रंग का है, किसी पादप का पुष्प पीले रंग का है, किसी पादप का पुष्प नारंगी रंग का है। अलग अलग रंग के कलर होते, अलग अलग रंग के पुष्प होते हैं, इसके कारण, वर्ण के कारण। उसी प्रकार से ये डायनोफ्लैजिलेट अलग अलग रंग के हो सकते हैं, किसके कारण? अलग अलग वर्णकों के कारण। किसके कारण? अलग अलग वर्णकों के कारण। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के अगर वर्णक मिलेंगे, अलग अलग रंग उत्पन्न होंगे। बताओ, इतनी सी बात समझ में आ गई है? चलें, दूसरा बिंदु, यहीं के यहीं बता रहा हूं, 4 बिंदु पढ़ने हैं और 2 नोट डालकर पॉइंट याद रखने, बस इतना ही डायनोफ्लैजिलेट। दूसरा बिंदु बेटा, ये लवणीय जल में मिलते हैं। अब देखिए यहां पर पर्टिकुलरली मैंने बोला ये लवणीय जल में मिलते हैं। हमने डायटम्स में या क्राइसोफाइट में क्या बोला था कि क्राइसोफाइट जो अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले पहला समूह पढ़ा था, वो कहां पर मिल रहे? दोनों प्रकार के जल में मिल रहे थे। ये कहां मिल रहे हैं? सर ये लवणीय जल में मिल रहे हैं, अलवणीय में नहीं मिलते। ये किस में मिलते हैं? लवणीय जल में मिलते हैं, यानी समुद्र में मिलते हैं। ठीक है, चलें आगे। चलिए तीसरा बिंदु, सर इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, इनकी कोशिका भित्ति कैसी होती है? वहां पर उसमें तो बहुत कठोर थी, यहां पर कैसी होती है? यहां पर भी बेटा कठोर ही होती है, यहां पर भी कठोर है, लेकिन क्या उतनी कठोर है जितनी वो थी? ना, उतनी कठोर नहीं है, लेकिन कठोर यहां पर भी है। अब यहां पर कठोर जो है ये कोशिका भित्ति, जिसका नाम याद रखना, जिसका नाम है लॉरिका। वहां पर कोशिका भित्ति का नाम क्या था? फ्रिस्यूल। यहां पर क्या है? लॉरिका। वो कठोर क्यों थी? क्योंकि पानी में से सिलिका अवशोषित कर लिया था। ये कठोर क्यों है? क्योंकि इसमें मिलता है, याद रखना, कौन? 2 चीज, सेलुलोज और पैक्टिन। अब आप मेरे से पूछेंगे, पक्का पूछेंगे, सर ये सेल्यूलोज क्या होता है, सर ये पैक्टिन क्या होता है? मैं आपको सीधा बोलूंगा, एक चैप्टर है जैव अणु, वहां पर आपको पढ़ाया जाएगा। सेल्यूलोज एक कार्बोहाइड्रेट है, पैक्टिन एक कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? ये भी कार्बोहाइड्रेट है, ये भी कार्बोहाइड्रेट है। अब कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। आपने स्टार्च नाम सुना? कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज नाम सुना? कार्बोहाइड्रेट है। फ्रक्टोज नाम सुना? कार्बोहाइड्रेट है। ये सारे कार्बोहाइड्रेट है। तो कुल मिलाकर ये कठोर होती है कोशिका भित्ति इनकी, जिसका नाम है लॉरिका। आप पूछेंगे लॉरिका क्या है? फ्रिस्यूल क्या था? फ्रिस्यूल नाम था किसका? कोशिका भित्ति का। किसकी? डायटम की। लॉरिका नाम है किसका? कोशिका भित्ति का। जो किसकी है? डायनोफ्लैजिलेट की, जो कठोर है। किसके कारण? इसमें मिलता है सिलिका नहीं रे, सेल्यूलोज और पैक्टिन मिलता है। याद रखना, क्या मिलता है? सेल्यूलोज मिलता है और पैक्टिन मिलता है, भूल मत जाइएगा। चलें आगे। कितने बिंदु हो गए सर? 3। आइए चौथा बिंदु। चौथा बिंदु बेटा ध्यान से सुनिएगा, चौथा बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चौथा बिंदु जो है उसको समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब हमने डायटम शब्द पढ़ा तो डायटम में डाई का मतलब समझ में आया सर 2, एटम का मतलब आवरण, वहां पर 2 आवरण थे। सर इस शब्द का मीनिंग जरा सोचिए, अंग्रेजी का शब्द है डायनो। अब आप बोलेंगे सर डायनो मतलब डायन, नहीं, डायनो मतलब डायन नहीं। डायनो वर्ड भी किस चीज को बताएगा? डाई को। डाई मतलब 2। और फ्लैजिलेट वर्ड किस चीज को बताएगा? फ्लैजिला को। अब फ्लैजिला क्या होती है? कशाभिका। तो याद रखना इनमें 2
कशाभिका पाई जाती है। क्या बोला हमने? इनमें दो कशाभिका पाई जाती है, दो कशाभिका पाई जाती है, दो कशाभिका पाई जाती है। कितनी? दो। देखिएगा कैसे कैसे। देखिए बच्चे, ये है बेटा जी हमारा डायनोफ्लैजिलेट, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और इस डायनोफ्लैजिलेट में दो कशाभिकाएं, कितनी है बेटा जी? यहां पर दो कशाभिकाएं। आपको एक ये कशाभिका दिखाई दे रही है, यस सर, ये वाली। एक ये दिखाई दे रही है। अब जरा सोचिए, आपने एक शब्द सुना होगा, एक होता है अनुलंबीय और एक होता है अनुप्रस्थ। एक अनुलंबीय, एक अनुप्रस्थ, एक अनुलंबीय, एक अनुप्रस्थ। अनुलंबीय ऐसे, अनुप्रस्थ ऐसे होता है ना। अब आप मुझे बताएं, इनमें से कौन सी अनुलंबीय कौन सी अनुप्रस्थ है? सीधा सीधा सर, ये है अनुलंबीय और ये है अनुप्रस्थ। सोचिए, एक मेरे यहां पर बेल्ट बांध दी, कैसी है? एक यहां से बाल सीधे खड़े हैं, कैसे हैं? अनुलंबी, ठीक है। अनुलंबीय बाल है, बेल्ट कैसी है? अनुप्रस्थ है। बस उसी तरीके से एक अनुलंबीय क्या निकल रहा है बेटा जी? आपका फ्लैजिला यानी कशाभिका, और एक निकल रही है अनुप्रस्थ। आप कौन? कशाभिका। जो अनुलंबीय होता है उसका नाम याद रखना, उसे हम बोलते हैं सल्कस, और जो अनुप्रस्थ होती है उसे हम बोलते हैं, याद रखना, एन्यूलस। एक है सल्कस, एक है एन्यूलस। इतनी सी बात थी। अब इसको आप देखना चाहते हो तो बहुत ही बेहतरीन डायग्राम है मेरे पास, दिखाऊं? आओ देखो, देखो। कहां है सर, कहां है? ये देखो रे, आहा, मजा आया? जादू कैसा लगा? देखो जरा, ये है डायनोफ्लैज, ये डायनोफ्लैजिलेट, ठीक है। अब इस डायनोफ्लैजिलेट में जरा गौर से देखिएगा बेटा, यहां पर आपको एक कशाभिका दिखाई देगी। ये दिख रही है, ये वाली, इस तरीके से। यहां पर ये वाली जो होती है, ये होती है कौन सी? अनुप्रस्थ। एक यहां से निकलती हुई नीचे की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, ये वाली दिख रही है। ये है कौन सी? अनुलंबीय। ये है एन्युलस और ये है सल्कस। बताओ, क्या इतनी सी बात समझ में आ गई? क्लियर है? ये थे बेटा जी हमारे 4 बिंदु। अब बचे हैं मात्र 2 बिंदु, यानी 2 बिंदु जिन्हें आप नोट डालकर लिखने वाले, नोट डाल, ठीक है। आइए बेटा, पहला बिंदु जिसे आपने नोट डालकर लिखना है, ध्यान से सुनिएगा, जैव संदीप्ति। जैव संदीप्ति, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस, जैव संदीप्ति। अब आप बोलेंगे क्या होती है सर जैव संदीप्ति? अब ध्यान से सुनना, जैव संदीप्ति जो मैंने अभी अभी आपको दिखाई थी, स्टार्टिंग में दिखाया था, ये वाला, थोड़ा सा पीछे ले चलता हूं, ये वाला, ये है क्या? रात में जगमगाना। रात में जगमगाना, इस तरीके से क्या कहलाती है? ये प्रॉपर्टी, ये लक्षण, अभिलक्षण क्या कहलाता है? जैव संदीप्ति। आप मुझे बताएं, रोड पर जब जाते हैं तो लाइट जब रोड पर गिरती है, लाइटें जब रोशनी पड़ती है, तो लाइट रोड पर बीच में ना कुछ रेडियम की वो लगा देते हैं जो चमकते हैं, उस प्रक्रिया को बोला जाता है संदीप्ति। अब जैव संदीप्ति का मतलब कोई जीव जगमगा रहा है। अरे जुगनू देखें, जुगनू, इस चीज को बताते हैं जैव संदीप्ति को। ये डायनोफ्लैजिलेट, याद रखना, डायनोफ्लैजिलेट का बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण बेटा जी भूलना मत। क्या? जैव संदीप्ति किसका बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है? किसका प्रभु? भूल मत जाइएगा, किसका? आपके डायनोफ्लैजिलेट। आप बोलेंगे सभी का? नहीं, 2 डायनोफ्लैजिलेट जिनका ये अभिलक्षण है, 2 बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा।
नॉक्टिल्यूका और पायरोडीनियम। नॉक्टिल्यूका और पायरोडीनियम ये दो ऐसे आपके डायनोफ्लैजिलेट हैं, दो ऐसे डायनोफ्लैजिलेट हैं जो जगमगाते हैं। मेरे को एक गाना याद आ रहा है, मैंने एक मूवी देखी थी, उसमें ये वाला जो है ना, ये वाला सीन था। आप देखिएगा, कहीं पर भी देख सकते हैं, यूट्यूब पर देख लीजिएगा। एक मूवी थी जिसका नाम था एक विलन मूवी थी, जिसमें एक गाना था, मेरे दिमाग से निकल गया है। हाँ, तेरी गलियां याद आए मुझे तेरी गलियां, ऐसे कुछ गाना था, तेरी गलियां। उसमें देखिएगा, उस गाने में एक सीन था जिसमें हीरो जो है पानी में से इस तरीके से पानी उठाता और पानी जगमगाता है। वो क्या थे? डायनोफ्लैजिलेट थे, इसी तरीके से। ठीक है, तो बेटा जी ये आपने नोट करके बिंदु याद रखना है। क्या जैव संदीप्ति लक्षण होता है किसका? भूल मत जाइएगा। जैव संदीप्ति किसका लक्षण है? आपके डायनोफ्लैजिलेट का। क्या सभी का? नहीं, दो का। कौन? नॉक्टिल्यूका और पायरोडीनियम का याद रखना। ठीक है, और दूसरा नोट करके दूसरा बिंदु नोट करके यहीं पर लिख लीजिए, जरा देखिए, या यहां पर लिख देता हूं। दूसरा बिंदु नोट करके यहां पर जगह है मेरे पास, तो बड़ा बड़ा लिखते हैं भैया। यहां पर क्यों लिखेंगे? यहां पर लिखेंगे, हमारे पास जगह है, यहां पर लिखेंगे नोट डाल के। क्या? ध्यान से सुनना। आपको याद आ रहा है, हमने साइनोबैक्टीरिया पढ़ा था, तो साइनोबैक्टीरिया में एक मैंने आपको समुद्र दिखाया था, लाल। याद आ रहा है? लाल समुद्र याद आ रहा है? अब जरा वर्ड ध्यान से सुनना। क्या? लाल तरंग, रेड टाइड। देखिए, एक है समुद्र जिसमें पानी जो है वो बहुत तेजी से तरंगों के रूप में नहीं आ रहा, रुका हुआ और लाल है। वो किसके कारण था? एक साइनोबैक्टीरिया, एक नील हरित जिसका नाम याद आ रहा है? ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम। याद आ रहा है? बताया था ना। अब मैं आपको बताने वाला हूं, क्या लाल तरंग, रेड टाइड। याद रखना है बेटा जी, रेड टाइड यानी लाल तरंगे, पानी जो समुद्र का पानी जो किनारे पर है वो तरंगों के रूप में बहकर आ रहा है और कैसा दिखाई दे रहा है? लाल रंग का। हम बोलते हैं रेड टाइड, लाल तरंगे। भाई खुद सोचिए, एक समुद्र का पानी रुका हुआ है, एक समुद्र का पानी किनारे पर तरंगों के रूप में आ रहा है। एक समुद्र का पानी जो रुका हुआ है बिल्कुल बीच में लाल रंग का है, और एक समुद्र का पानी जो तरंगों के रूप में किनारे पर आ रहा है लाल रंग का। तो क्या होएगा? लाल तरंगे और क्या होएगा? लाल समुद्र। दो अलग अलग चीजें ना। लाल तरंगे किसके कारण आती है? डायनोफ्लैजिलेट के कारण। भूलना नहीं है, दो डायनोफ्लैजिलेट, दो। मैंने आपको उस टाइम पर भी बोला था, याद आ रहा है? दो आपके डायनोफ्लैजिलेट, गोनिया लेक्स और जिम्नोडीनियम। गोनियालेक्स और जिम्नोडीनियम। गोनियालेक्स और जिम्नोडीनियम, ये दो आपके वो हैं बेटा जी, याद रखना है। देखो, वो पायरोडीनियम था, ये जिम्नोडीनियम है। वहां पर नॉक्टिल्यूका था, यहां पर गोनियालेक्स। ये दो ऐसे डायनोफ्लैजिलेट जिनके कारण होती है लाल तरंगे। अब आप बोलेंगे सर कैसी होती है? देखो, ऐसी होती है, कुछ इस तरीके से होती है। समुद्र का किनारे जो होते हैं, ये समुद्र में तरंगे आ रही हैं, वेव्स आ रही हैं। कैसी आ रही है? लाल रंग की आ रही हैं, जगमगाती हुई। ये किसके कारण होती है बेटा जी? याद रखना, डायनोफ्लैजिलेट। दो डायनोफ्लैजिलेट याद रखने। कौन कौन से? गोनियालेक्स, जिम्नोडीनियम। इसीलिए मैंने जानबूझ के नोट डालकर बोले थे ये दो बिंदु, भूल मत जाइएगा। जैव संदीप्ति ये दर्शाते हैं, लाल तरंगे ये दर्शाते हैं, लाल समुद्र जो था वो साइनोबैक्टीरिया दर्शा रहा था। भूल मत जाना, ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम, है ना। भूल जाते हैं उस टाइम तो याद रहता है, बाद में भूल जाते हैं, याद रखना। तो ये था बेटा जी, आज हमने पूरा खत्म कर दिया है प्रभु। क्या आपका? क्या? डायनोफ्लैजिलेट और क्राइसोफाइट। अब तीसरा है कौन? युग्लिनॉइड। इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, मजा आया ना? चलिए, तो बेटा जी नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या? युग्लिनॉइड।
जो मैंने आपको पहले भी ये ऐसे दिखाया है ना, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। 2 हम पढ़ चुके, 5 में से 2 चीजें पढ़ चुके। क्या क्या? क्राइसोफाइट पढ़ लिया, डायनोफ्लैजिलेट पढ़ लिया, अब बच गया यूग्लिनॉइड, फिर अवपंक कवक, फिर प्रोटोजोआ। खत्म नहीं है। चलिए अभी समय हुआ बेटा जी आपके क्विज का। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, निम्न में से प्राणियों के कौन से समूह को क्राइसोफाइट में शामिल किया गया है? क्राइसोफाइट में डायटम्स एवं डेस्मिड्स, डायटम्स एवं डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स। जरा जल्दी से मुझे बताओ क्राइसोफाइट के अंतर्गत किसे रखा गया था? जल्दी से बताओ क्राइसोफाइट के अंतर्गत किसे रखा जाता है? सोच समझकर जल्दी से बताएं। क्राइसोफाइट जो सबसे पहला समूह पड़ा था उसमें किसको रखा गया था? कर लिया। दूसरा, डायटम, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना किस वर्ग के सदस्य है? प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई या प्लांटी? बहुत सिंपल है, जल्दी से आंसर लगाइए फटाफट। प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई या प्लांटी कौन से जगत के अंतर्गत आते हैं? ये तो कर लिया होगा, मुझे पता। आइए समय हो गया समाप्त, डिस्कस करते बेटा। पहला प्रश्न था बच्चों, इनमें से कौन से प्राणी हैं, इनमें से कौन से जीव हैं या प्राणी हैं जो क्राइसोफाइट समूह के अंतर्गत आते हैं? सीधा सीधा कौन? डायटम्स और डायनोफ्लैजिलेट कह रहा हूं, डायटम्स और डेस्मिड्स। सुनहरे शैवालों को हमने किसके अंतर्गत रखा था? क्राइसोफाइट्स में। जिसमें इंपॉर्टेंट कौन? जितने भी बिंदु थे सारे याद रखना डायटम से संबंधित। दूसरा प्रश्न था बच्चों हमारा, डायटम, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। अरे बाबू ये सारे आपने देख भी लिए, डायटम देख लिया, अमीबा देख लिया, पैरामीशियम देख लिया, यूग्लिना देखिए, सारे तो दिखा दिया आपको, एनिमेशन से है। ये सारे कौन से जगत में आते? प्रोटिस्टा। बता, इतना सा लल्लू सा प्रश्न था, ये तो कर लिया होगा, है ना। तो ये था बेटा जी आज का लेक्चर। आई होप मजा आया होगा, इंटरेस्ट आया होगा पढ़ने में। कई बच्चों को नहीं आता है, शायद आपको आया हो तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे हमारा कौन सा जगत, यही कौन सा। मिलेंगे बेटा जी नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।